सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है आयुषी और ये कुंडली आई है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल स्थिर होकर बैठिए। जीवन में भाग दौड़ तो है ही, मेरे भी है। इसी वजह से आधे घंटे का कार्यक्रम 45 मिनट का नहीं बना था और शाम वाला कार्यक्रम भी बड़ी लिमिटेड बनाता हूँ ताकि जो कार्यक्रम देखने के बाद जो लोग मेरे पास आते हैं उन्हें समय दे सकूं और उनसे अच्छे से बात कर सकूं। इस वजह से कार्यक्रम छोटा बनाता हूं क्योंकि कुंडलियों का अध्ययन होता है, समय की पाबंदी होती है। इस वजह से शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले आपको बताऊंगा इनकी कुंडली में, ये कुंडली बनी है धनिष्ठा नक्षत्र में। आपको सबसे पहले बताऊं कि जो लोग धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हैं उनके ऊपर कैसा प्रभाव होता है या वो कैसे उस नक्षत्र से प्रभावित होते हैं बिना समय का नुकसान किए। चंद्रमा मकर राशि के हैं और लग्न बना है धनु का, मतलब धनु लग्न, जो 25 डिग्री तक द्विपाद राशि का फल देती है। अगर आपकी कुंडली धनु लग्न की है तो धनु लग्न के जो लोग होते हैं वो 25 डिग्री तक जो लग्न होता है वो द्विपाद राशि का परिणाम करता है और 25 डिग्री के बाद का लग्न चतुष्पद राशि का परिणाम करती है। मतलब आपने जब धनु राशि देखी है, जो धनु राशि का प्रतीक है, तो उसमें घोड़ा भी है, घोड़ा भी है और ऊपर हाथ में तीर कमान लिए हुए व्यक्ति भी है। इसका प्रतीक चिन्ह मतलब 25% तक वो परिणाम द्विपद राशि का देगा, उसके बाद चतुष्पद राशि का परिणाम रहेगा। मतलब ये है कि वो पुरुषोचित है और उसके बाद एक ऐसी राशि है जिसमें चौपाया सुख भी है। ये सत्वगुणी राशि है। अभी नक्षत्र बाकी है और उसके बाद और तो सत्वगुणी राशि, पृष्ठोदयी राशि है धनु राशि और अग्नि तत्व की राशि है। गुरु इसके लग्नेश होते हैं और ये धार्मिक राशि है, कभी भी बहुत ज़्यादा क्रुद्ध नहीं है और दार्शनिक राशि है। इसको पद से ज़्यादा प्रतिष्ठा की भूख होती है। ये एक ऐसी राशि जो सदैव ही हमेशा दार्शनिकता का बोध कराती है। मतलब उस व्यक्ति के जीवन में दर्शन सदैव रहेगा, दार्शनिक होगा और धार्मिकता भी रहेगी, उदार मना होता है। अब इनके लग्न पे आता हूँ। लग्न बना है, राशि पे आता हूँ, धनिष्ठा नक्षत्र व्यक्ति को दानी बनाता है। अगर आपका जन्म भी धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो दानी बनाता है, गुणी बनाता है, कला क्षेत्र का पारंगत बनाता है, नृत्य का शौकीन हो जाए, कपड़ों का शौकीन हो जाए और उसकी जांघें मोटी मोटी होती है। मतलब जो धनिष्ठा नक्षत्र के लोग होते हैं उनकी जांघें मोटी है, लंबी गर्दन का मालिक होता है। मंगल का ये लग्न नक्षत्र होता है और इस कारण से व्यक्ति चपल चंचल चालाक होता है, रणनीतिकार होता है, उदारता पूर्वक दान करने वाला होता है और पत्नी को कई बार ऐसे उसकी पत्नी का सुख उसको थोड़ा कम सा मिलता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पत्नी लंबी आयु वाली थोड़ी कम रहती हैं। ऐसे इसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी, पर वैसे धनिष्ठा नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं उनको पत्नी जल्दी छोड़ करके चली जाती हैं ऐसा। और उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र में गुणी होगा, धार्मिक होगा, बुद्धिमान होगा, सहिष्णु नहीं होता, उतना सहिष्णु नहीं है। मतलब वो सभी धर्मों को समान दृष्टि से नहीं देखता। पर हाँ, ये बात है कि उसके पास पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है, वो राजनीति बहुत अच्छा करता है। और इसके साथ साथ एक बात और भी होगी जो इस धनिष्ठा नक्षत्र में बड़ा देखने को मिल जाए कि वो सदैव ही अपनी आयु से कम का मालूम होता है। उसकी आयु संपूर्णतया बहुत जितनी भी हो उससे वो कम से कम 4 साल 5 साल छोटा दिखाई देता है। इसके साथ साथ वो नैसर्गिक रूप से सबका मित्र होना चाहता है, किसी के साथ शत्रुता नहीं करना चाहता है, सबको मित्र बनाना चाहता है। पर जो कोई एक बार उसका शत्रु बन जाए तो वो दोबारा उससे कभी मैत्री नहीं करता। मतलब वो संदेह की दृष्टि से अब उस व्यक्ति को सदैव देखता रहता है कि इसने मेरे साथ एक बार शत्रुता की है, अब मैं इस पे विश्वास तो कभी भी नहीं करूँगा। आप समझ रहे होंगे ये धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव। अब आप लोगों को ये कार्यक्रम में मिलने लगेगा कि नक्षत्र का प्रभाव लोगों को कैसा होता है, कैसे प्रभावित करता है। तो ये धनी होते हैं, इसमें कोई बात है। दानी भी होते हैं, धन को दान में लेके जाने वाले होते हैं।
ये आपकी कुंडली। अब इस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले इनकी कुंडली में आपको पंचांग से परिचय करा दूं। जैसे इनका पंचांग शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के चंद्रमा पापग्रह होते हैं, और शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा धनु लग्न की कुंडली के लिए पहले ही अष्टम भाव के अधिपति होते हैं, और इनकी कुंडली में वो मकर राशि का निर्माण कर रहे हैं, अष्टमेश होकर के धन भाव में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को धन से चिंता देते हैं, लेकिन चूंकि वहां उच्च के मंगल भी बैठे हैं, इस वजह से अगर आपकी भी कुंडली में उच्च के मंगल बैठे हैं तो सबसे पहले तो आपको साहसी बनाएंगे और किसी भी हद तक जाने वाला बना देते हैं धन कमाने के लिए। इसके मित्र बड़े अद्भुत होते हैं, बलवान मित्र का होता है, वो मित्र इसके बड़े अच्छे होते हैं और मित्रों से इनकी बड़ी अच्छी बनती भी है। पर एक बार जो मित्र शत्रु बन जाए तो फिर वो दोबारा उन्हें मित्र नहीं बनाता। शुक्र और बुध एक साथ लाभ भाव में मालव्य योग बना रहे हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि मालव्य योग 12वें में नहीं बनता, एकादशवें में नहीं बनता, एकादशवें में नहीं बनता, वो संभल जाता है। कहने का अर्थ है कि एक बार जो शत्रुता बन जाए तो ये बात खत्म हुई। अब इसमें एक बात और है, इनका जन्म दक्षिणायन में हुआ है। अगर आपका जन्म दक्षिणायन में है तो किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने आत्मविश्वास पे ध्यान रखना चाहिए, पिता के साथ संबंध पे ध्यान देना चाहिए। अगर दक्षिणायन में जन्मे हैं तो पाचन तंत्र पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हड्डियों की बीमारी ना हो, इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपका जन्म दक्षिणायन में हुआ है तो आत्मबल कमजोर ना हो, इस पे ध्यान देना चाहिए। लक्ष्मी संपन्न बनने के लिए थोड़ी मेहनत बढ़ानी चाहिए। ये इतनी सारी चीजें। इनका जन्म गुरुवार को हुआ है। गुरुवार को जन्मे लोग समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। गुरुवार को जन्मा होना और गुरु का ही लग्न बनना, मतलब अगर विचार करें तो ये धनु लग्न की कुंडली जहां लग्नेश बलवान है, कमजोर नहीं है क्योंकि केंद्र में है शुभ ग्रह की राशि में, पर कमजोर इस वजह से उनको कमजोरी मिलेगी क्योंकि वो राहु के संग है। सप्तम भाव में राहु मारक होने लगते हैं, मतलब राहु चतुर्थ के, पंचम के, दशम के और एकादशवें के राहु बड़े प्रतिष्ठित बनाते हैं। पर सप्तम के राहु कई बार वो जातक को परेशान करने लगते हैं, और दरअसल उन्होंने शुक्र और बुध को देखा है। शुक्र और बुध पे देखेंगे तो बुद्धि को भ्रम में रखेंगे, खर्च ज्यादा बढ़ा देंगे, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, धन कमाने के लिए इकट्ठा होना पड़ता है, खुद की ऊर्जा को बहुत ही समायोजित करना पड़ता है। पर बुध पे उनकी दृष्टि जब जाएगी तो गुरु भी साथ में देख रहे हैं, इस वजह से भगवत भक्त बनाएंगे। ये पक्की बात है, व्यक्ति धार्मिक होगा, और वो मैंने धनिष्ठा नक्षत्र में भी बात करी, यानी कि दो तरीके से ये कुंडली धार्मिक सिद्ध हो रही है, क्योंकि धर्म भाव की ही मूल राशि जन्म कुंडली के लग्न में बन गई है। क्लियर है? धन भाव इनका सबसे बढ़िया बना क्योंकि धन भाव में उच्च के मंगल चंद्रमा के साथ तो पैतृक संपत्ति, और व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर होता है और राजनीतिज्ञ होता है, पॉलिटिक्स उसके दिमाग में होती है। यही नहीं, उसके विचारों में जो ऊर्जा है वो कई लोगों को प्रभावित कर सकती है, और उसी ऊर्जा के बल पे वो अपना यश प्राप्त करता है, कीर्तिमान स्थापित करता है, समाज में प्रतिष्ठापन्न होता है, लाभप्रद स्थितियों को प्राप्त करता है, और निश्चित रूप से राजनीति करने वाला होता है। शुक्र और बुध, चंद्रमा और मंगल, चंद्रमा और शुक्र, शुक्र और बुध, शुक्र और मंगल, बुध और मंगल का ये जो प्रभाव बना है, शुक्र बुध और चंद्रमा मंगल का, ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे से केंद्र में हैं। जरा विचार करिए, एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। पंचम भाव के अधिपति बने मंगल और छठवें भाव के अधिपति बन गए शुक्र। शुक्र से मंगल केंद्र में, शुक्र अपनी राशि के और मंगल उच्च के, ये योग संख्य योग का निर्माण करेगा। मतलब अगर आपकी कुंडली के पंचमेश और षष्ठेश एक दूसरे से चौथे 10वें बैठे हैं तो ये संख्य योग बनता है, जिसके कारण व्यक्ति धनवान, पुत्र पुत्री का, सुंदर पत्नी का, श्रेष्ठ धन का मालिक, चौपाया सुख, वाहन का सुख, भूमि का सुख, ये बड़ा बढ़िया बनता है। एक बड़ी अद्भुत बात है, अगर जन्म कुंडली के चतुर्थेश जो यहां बने हैं वो अपनी राशि से केंद्र में है और शुक्र पहले ही मालव्य योग बना रहे हैं एकादशवें भाव में, तो व्यक्ति को संपूर्ण चीजें, एक बड़ी अद्भुत बात याद आ गई। अगर जन्म कुंडली के एकादशवें भाव के अधिपति, ध्यान से समझिएगा, अगर जन्म कुंडली के एकादशवें भाव के अधिपति एकादशवें में बैठे हों और वो अगर शुक्र हो, अगर आपकी कुंडली में एकादशवें भाव के अधिपति एकादशवें भाव में बैठे हों और अगर वो शुक्र ही एकादशवें भाव के अधिपति बनते हैं, तो वो भगवान कृष्ण की भांति व्यक्ति के जीवन में खोज खोज करके, पूछ पूछ करके उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं। ऐसा शुक्र करवा देते हैं, जो कि धनु लग्न की कुंडली के लिए बाधकेश होते हैं छठवें भाव के अधिपति होने से। पर फिर भी अगर वो एकादशवें भाव में बैठे हैं, स्वग्रही हैं और जन्म कुंडली में सप्तमेश के साथ बैठे हैं, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली के लिए सप्तमेश बुध होते हैं जो स्वयं भी बाधाएं उपस्थित करते हैं,
पर यहाँ पे ये योग बन जाएगा कि व्यक्ति को उसके जीवन की इच्छाएं, वो जो सोचता है वो उसकी पूरी हो जाती है। ऐसा योग लगा है भगवान आपकी कुंडली में। एकादशवें भाव की स्थिति आपकी कुंडली की सबसे अच्छी और बौद्धिक बनी है। वो आपको बुद्धिमान, सुंदर पत्नी का मालिक और संतति का मालिक बना रहा है। इतना ही नहीं, अगर मंगल उच्च के बैठे हैं तो अपनी चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, जिसपे तीन शुभ ग्रह की दृष्टि, केतु भी शुभ ग्रह होंगे, शुक्र बुध शुभ ग्रह होंगे, मंगल अपनी राशि को, और इस भाव के अधिपति जो है वो किसी भी पाप ग्रह से प्रभावित नहीं है। इस वजह से इस व्यक्ति की कुंडली का यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल, संतान, गोत्र और संतति के साथ साथ व्यक्ति समाज का उच्चतम अधिकारी बनता है। क्लियर है? अब आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आऊं तो वैश्य वर्ण और राक्षस गण के ये जन्मे हैं। इस वजह से इस कुंडली में समरसता का माहौल रहेगा। व्यक्ति प्रारंभिक रूप से ही मेहनत करने वाला नहीं होता, वो बहुत बाद में जाकर के उसको अपनी ऊर्जा का एहसास होता है, और कई बार तो वो घर के छोटे बड़े भाई बहन सबको छेड़ने वाला भी हो जाता है मंगल के कारण। चंद्रमा और मंगल का धनवान योग, शुक्र और बुध का एकादशवें में लाभ योग, और जन्म कुंडली में सूर्य का 12वें जाना। तो सूर्य कौन है? आपकी कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति। पिता के साथ संबंध अच्छा रखे, माता के साथ संबंध तो फिर भी इस कुंडली में ठीक है, राहु के संग है, इस वजह से माता के साथ कभी कभी मतभेद हो सकता है या माता रुग्ण हो सकती हैं, पर पिता और माता से संबंध सदैव बढ़िया रखें। एक बात और है, इस कुंडली में पिता भाव के अधिपति शुक्र के संग बैठे हैं। शुक्र और बुध का संबंध ये कई बार पिता को रोगी और पिता को नौकरी वाला बना देता है, ये भी बात है। दशमांशा कुंडली में चंद्रमा का केंद्र में आना, मिथुन राशि में शुक्र और मंगल का यहाँ बैठना व्यक्ति को कई बार साजो सामान और क्षेत्र का विशेषज्ञ बना देता है, और व्यक्ति के कर्म में उसके भाग्य का सुख मिलता है। जो आप काम करेंगे उसमें भाग्य का सुख मिलता रहेगा। नवमांसा कुंडली में भी चंद्रमा यहीं बैठे हैं, कन्या राशि का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य और मंगल बहुत अच्छे हैं, कठोरता से ही सही, पर दाम्पत्य में पति और पत्नी के बीच का भेद कभी भी मतभेद नहीं बदलता, मतभेद नहीं है। शनि और बुध जैसे दो परम मित्र ग्रह, गुरु और शुक्र जैसे दो अनुभवी ग्रह, पत्नी को निष्णाद, साधु प्रवृत्ति वाली, श्रेष्ठ बुद्धि वाली, समाचरण करने वाली और सौभाग्यशाली संतति पैदा करने वाली होती है। इस कुंडली का नवांश सबसे ज्यादा अच्छा बना है, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली बनी है। यहाँ भी ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली, ये प्रतिष्ठित कुंडली है, और इस कुंडली पे आप चाहे जितनी भी बात करें कम होगा। लग्न बना है उत्तराषाढ़ा का, 29 डिग्री का ये लग्न निशब्द है, मतलब वो कभी कभी बोलने में कमजोर हो सकता है, या कई बार उसको अपनी ऊर्जा का एहसास बहुत आरंभ से नहीं है, पर ये उत्तराषाढ़ा के पहले चरण का लग्न होगा। इस वजह से यहाँ जो स्थिति बनेगी गुरु और सूर्य की मैत्री की बनेगी। सूर्य नक्षत्र के अधिपति और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति बनेंगे देवगुरु बृहस्पति। अब ये जो स्थिति बनेगी ये दोनों के बीच में मैत्री का भाव है, पर फिर भी यहाँ पे कभी कभी कठोरता देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु राहु के संपर्क में है। पर गुरु की दशा में थोड़ी बहुत घसीटी बनेगी जीवन में, क्योंकि वो लग्नेश के साथ साथ चतुर्थ भाव के अधिपति है। सप्तम भाव में केंद्राधिपति दोष लग जाता है। सप्तम भाव को केंद्राधिपति दोष कैसे बने? दो शुभ ग्रह गुरु और बुध को केंद्राधिपति दोष लगता है, पर वो केंद्राधिपति दोष चतुर्थ लग्न और दशम को नहीं बनता, वो केंद्राधिपति दोष गुरु से होगा, क्योंकि सप्तम में बैठे हैं। दो केंद्रों के अधिपति होकर के अगर इन्हीं दोनों भावों में बैठे होते तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगता, पर केंद्राधिपति दोष सप्तम भाव को लगता है। इस वजह से यहां गुरु की दशा कमजोर होगी। ये बड़ी समझदारी की बात है, और ये आपको आसानी से कोई नहीं बताता है, मैं बता रहा हूं, पक्की बात है, नहीं बताता है। एक बात और भी है जो आप लोग लेते जाइए। दरअसल इस कुंडली में गुरु ने बुध और शुक्र को शुद्ध किया है, पर खुद को अशुद्ध किया है गुरु के प्रभाव में राहु के संग होने के कारण। इस गुरु पे अगर किसी एक अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती, अगर यही शुक्र बुध लग्न में बैठ जाते तो आनंद आता गुरु को, और फिर आप तेजस्वी और भी ज्यादा होते। पर गुरु ने बुध को देखा है तो ठाकुर जी की पूजा आराधना व्यक्ति के जीवन में बनेगी। वो निष्णात होता है, धर्मशास्त्र को समझने वाला, और बहुत ही ट्रिकी मेहनत करने वाला होता है। मतलब बहुत ज्यादा हार्डवर्क करेगा, ऐसा तो नहीं है कि करने वाला नहीं, पर वो ट्रिकी स्मार्ट मेहनत करने वाला होता है। इस कुंडली का नवांश बहुत अच्छा, दशमांशा बहुत बढ़िया बना है। अब आपको मैं इस कुंडली के लिए अंक बता दूं। इस कुंडली के लिए अंक 3 सदैव बढ़िया रहे, 3 अंक सदैव बढ़िया रहे। और एक बात और है, इस कुंडली के लिए उत्तर और पूर्व की दिशा बहुत अच्छी रहे। यही नहीं,
इस कुंडली के लिए उत्तर पूर्व दिशा के साथ साथ नक्षत्र के आधार पर धनिष्ठा, उत्तराषाढ़ा, विशाखा, पुनर्वसु और साथ ही साथ अगर बात करें तो हस्त, ये सब नक्षत्र अच्छे होंगे। आपका दाम्पत्य बहुत अच्छा है, इसको लेकर के कभी भी झगड़ा मत करिएगा। कठोरता थोड़ी बहुत रहेगी सूर्य मंगल के कारण, पर भाग्य का सुख और पत्नी दार्शनिक होती है और उनके जीवन में धर्म रहता है, पत्नी धार्मिक मिलेगी। विवाह अगर कभी भी करना हो तो तुला और कन्या और मकर राशि की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। विवाह की दिशा पूरब बहुत अच्छी रहे, पत्नी के साथ मतभेद न बने, इस वजह से कुंडली मिलाकर के करिएगा। वैसे आप चंद्र कुंडली से मंगलिक हैं। इस कुंडली के लिए कमजोर दशाओं में चंद्रमा में गुरु, चंद्रमा में राहु और चंद्रमा में बुध और शुक्र कमजोर जा सकते हैं। वैसे अभी आपकी कुंडली में राहु की दशा 24 के जुलाई तक है, उसके बाद गुरु आ जाएंगे जो इस कुंडली को बहुत ही अच्छा नेचर देंगे और व्यक्ति अपनी ऊर्जा का सतत पालन भी करेगा और अपनी आवश्यकता को समझेगा और उसके हिसाब से जीवन जिएगा। गुरु इस कुंडली में बहुत अच्छे हैं, अनुभवी और व्यक्ति को शास्त्रज्ञ बना रहे हैं। ये कुंडली कभी भी मांसाहार ना खाए, प्याज लहसुन भी बंद करे, जितना ज्यादा हो सके गुरु मंत्र का जप करे, गुरु की आराधना, शिव की पूजा, शिव जी को अष्टमी को अर्पित करे दूध और दही, इसके साथ साथ शहद और कुल देवता की उपासना, ये सब आपकी कुंडली में बनता है। इसके साथ साथ इस कुंडली में प्रोफेसर बनने का योग है, लेक्चरर बनने का योग है, ज्योतिषी बनने का योग है। इसके साथ साथ इस कुंडली में गुरु राहु के संग होते तो और भी ज्योतिष बढ़िया हो जाता, पर सूर्य 12 में है, इस वजह से आत्मबल कमजोर ना हो और मैत्री खराब लोगों से ना हो। इसके साथ साथ नेत्रों की समस्या ना हो। और एक बात और बता दूं तो बुद्धि में कभी कभी जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति ना हो, निर्णय क्रूरता से नहीं लेनी है, सबके साथ मैत्री रखना है। आपकी कुंडली में पैतृक संपत्ति और कुटुंब का सुख बहुत बढ़िया है, उसके लिए आपको कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी को देने से बचना चाहिए, धन ऋण का लेन देन होता रहेगा। व्यापार आपकी कुंडली में ठीक है, व्यापार कर सकते हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर साइड से भी एजुकेशन इस कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा। फर्नीचर का काम और सिविल इंजीनियरिंग इस कुंडली को बहुत आगे लेके जाएगी, इतनी सी बात है। इसके साथ साथ आपको मैं और भी 2 चीज बता दूं। जो स्थिति सूर्य की है उसके आधार पे आपके पास आपका आत्मबल कभी कभी कमजोर हो सकता है। अनुराधा के बैठे हैं, शनि की दृष्टि सूर्य पे है, राहु की दृष्टि लग्न पे है, इस वजह से भ्रम में मत रहिएगा। चीजों को क्लियर करने के पीछे ज्यादा दम लगाना चाहिए, मतलब जो मेहनत किया उसमें और भी मेहनत थोड़ा रगड़ दिया, ऐसा। नेत्रों की परेशानी आपको परेशान करेगी, पेट में अपच, एसिडिटी, कब्जियत वगैरह भी परेशान कर सकती है। इस कुंडली में लग्न के अधिपति का लग्न को देखना आयु संपन्न बनाए। बूढ़ी करके आयु की स्थिति होती है, बूढ़ा करके व्यक्ति को मारता है। धन भाव बहुत बढ़िया, पराक्रम को देख रहे हैं, छोटे भाई बहनों का सुख, बड़े भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा है। पंचम भाव से पहले चतुर्थ बहुत बढ़िया, शत्रुग्रही है, पेट के रोग दे सकते हैं। पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल पंचम को देख रहा है, ये ठीक है। यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा, संतान वगैरह का सुख बहुत बढ़िया है। एजुकेशन बेस्ड कुंडली की बहुत अच्छी है। छठा भाव आलस्य बना रहा है, 7वां डेली रूटीन को खराब कर रहा है, 8वां जन्म कुंडली में धनवान बना रहा है और कई बार थोड़ी बहुत मानसिक व्यग्रता। 9वां भाव भाग्य भंग योग लगा है, गुरु लग्न को देख रहे हैं, धर्म है पर भाग्य का सुख अभी नहीं है, इस वजह से सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 10वां भाव धनवान योग है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, पत्नी का सुख और पत्नी सुंदर, ये दोनों ही अच्छा है। तब तक के लिए दशाओं के क्रम में अगर बात बता दूं तो आपकी कुंडली में बल देना चाहिए, सूर्य को बल दीजिए। उसके आधार पे आपकी कुंडली में जो बल है, मनसोपक बल के आधार पे अगर बात कहूं तो सबसे ज्यादा बल चंद्रमा और मंगल के पास कमजोरी का दिख रहा है, सूर्य के पास बल अच्छा है, फिर भी आपको बल देना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। दशाओं के क्रम में इस कुंडली में मंगल की दशा बहुत अच्छी जाएगी, गुरु की दशा आपकी कुंडली में मानसिक शांति के साथ बीतेगी। सूर्य जो स्थिति में बना करके बैठे हैं वो सभी वर्ग चार्ट के आधार पे धनवान बनाएगी। माता का सुख इस कुंडली में, माता का आशीर्वाद इस कुंडली को सदैव रहेगा। पुत्र का योग इस कुंडली में बहुत अच्छा है, पुत्र का सुख बहुत अच्छा है। और शुक्र के साथ बुध और गुरु के साथ सूर्य का जो संबंध बनेगा दशाओं में वो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब शुक्र, बुध, गुरु और सूर्य, ये सभी दशाएं आपके मन को शांत करके धन देने वाली होंगी। बाकी की दशाओं में थोड़ी बहुत लाग लपेट होगी, मतलब मेहनत करनी होगी। अभी गुरु की दशा आ रही है, हो सके तो पुखराज धारण कर सकते हैं। राहु के संग है, इस वजह से पहले सस्ते क्वालिटी का पहनिएगा, उसके बाद अगर जो फायदा करने लगे तो दाम लगा करके बढ़िया खरीद लीजिएगा। ये बात इतनी है। तब तक के लिए अगर कुछ भी अच्छा करना होगा तो इस कुंडली के लिए सूर्य की दशा बहुत अच्छी होगी, मंगल की दशा बहुत अच्छी होगी। संतान के लिए ये कुंडली निश्चित रूप से बहुत अच्छी है। इस कुंडली में संतति से बहुत ज्यादा सुख है। और उसके बाद अगर बता दूं तो इस कुंडली में झूठ बोलने का भी योग लगा है, झूठ ना बोले। एक बात और है,
मांसाहार इस कुंडली को नुकसान पहुंचाएगा। एक बात और बता दूं तो इस कुंडली का पंचम भाव और एकादशवां भाव बहुत ठीक है। जितना ज्यादा हो सके शुद्ध जगह से धन कमाने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।